दिल्ली में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव का ऐलान करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से ज्यादा चर्चा हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की हुई। सवाल भी दिल्ली को लेकर नहीं पूछे गए, बल्कि सवाल जो पूछे गए वो भी महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए थे। ऐसा भी नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को इस बात का एहसास नहीं था। उन्हें पता था, इसीलिए वो पहले से तैयारी भी कर आए थे। वो जानते थे कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर या हरियाणा चुनाव को लेकर सवाल पूछे ही जाएंगे, और हुआ भी ठीक वैसा ही। दिल्ली चुनाव का ऐलान करने से पहले लगभग आधा घंटे तक वो चुनाव आयोग पर लगने वाले तमाम आरोपों पर भी अपनी सफाई देते रहे। बताते रहे कि हम पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है, फिर भी हम सबका जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो जवाब राजीव कुमार ने दिए उससे वो खुद ही सवालों में गिर गए, यानी नए सवाल खड़े हो गए, क्योंकि उनके जवाब और हकीकत बिल्कुल अलग दिख रही थी। बात चुनाव में पारदर्शिता की हो या फिर ईवीएम की आयोग की हर सफाई सवालों में घिरी आई। तो कैसे अपने ही जवाब से सवालों में घिर गया चुनाव आयोग, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्यों नरेंद्र मोदी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या दिल्ली में बने 13,000 से ज्यादा बूथों पर वो बूथ एजेंट भी बनेंगे? बीजेपी जिन 1 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुखों की बात दिल्ली में कर रही है, क्या पीएम मोदी ही हर जगह पन्ना प्रमुख बनेंगे? कम से कम चुनाव आयोग जिस तरह की दलीलें अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को लेकर दे रहा है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि अगर चुनाव आयोग से कोई जानकारी मांगी जाती है तो इस आधार पर चुनाव आयोग इनकार कर सकता है कि एक व्यक्ति इतनी जानकारी का क्या करेगा। उसके लिए तो पूरी जानकारी को देखने और समझने के लिए समय ही नहीं है। सालों लग जाएंगे, कई जिंदगियां गुजर जाएंगी, तब एक चुनाव में जो जानकारी दी गई है उसे वो समझ पाएगा। फिर क्यों इसे मांगा जा रहा है? इसलिए हम जानकारी नहीं देंगे। दरअसल हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने एक याचिका लगाई थी, और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। और इस फैसले में कोर्ट ने चुनाव आयोग को प्राचा को मतदान से जुड़ी सारी जानकारी देने के लिए निर्देश दिए थे। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने यह निर्देश दिया, सरकार ने कोर्ट का आदेश आते ही चुनाव से जुड़े नियम कानून ही बदल दिए। यानी चुनाव आयोग के समर्थन में या चुनाव आयोग के बचाव में केंद्र सरकार खुद आगे आ गई और नियम कानून बदलकर चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश में लग गई। और इसे लेकर अब राजीव कुमार सफाई भी देते हुए नजर आए। उन्होंने जो सफाई दी है उस पर अब लोग तंज कस रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर राजीव कुमार ने अपनी सफाई में क्या तर्क दिए हैं। 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया एक करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस, एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non fake। ऐसे लोग देखना चाहते हैं। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए। वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 1800-1900 बूथ होते हैं, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे। तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। क्यों लेना चाहता है कोई?
और लेके मिसयूज करते हैं लोग। वी हैव एग्जाम्पल्स। अगेन कमीशन बहुत बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया। वी हैव एग्जाम्पल्स। देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण ये। अब चुनाव आयोग का जो ये तर्क आया है कि एक आदमी को सीसीटीवी फुटेज देखने में 6 साल लग जाएंगे, और जाहिर सी बात है कि देश में चुनाव तो 5 साल बाद ही आता है, यानी दूसरा चुनाव भी हो जाएगा और सीसीटीवी फुटेज पूरी नहीं देख पाएगा वो व्यक्ति। लेकिन इस तर्क पर खुद ही राजीव कुमार अब घिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कोई और दूसरी जानकारी हो, चुनाव आयोग में इसकी डिमांड भले ही एक व्यक्ति की तरफ से की जाएगी, लेकिन जब ये जानकारी मिलेगी तो उसकी जांच पड़ताल के लिए तो पूरी टीम जुटती है, एक व्यक्ति नहीं लगता है। जिस तरह से चुनाव में बहुमत पार्टी हासिल करती है, लेकिन ये बहुमत एक एक सीट पर जीते उम्मीदवारों से बनता है, ऐसे में राजीव कुमार का तर्क खुद ही सवालों में है। यानी साफ है कि वो सीसीटीवी फुटेज देने को तैयार नहीं है और इसीलिए ऐसे उल जलूल बयान दे रहे हैं, लेकिन उल जलूल बयान देकर वो उल्टा खुद ही फंस गए हैं। साफ है सीसीटीवी फुटेज से बहुत कुछ सामने आ सकता है, और जिसे छिपाने की कोशिश अगर हो रही है तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि किसके लिए ये सब हो रहा है, क्यों फुटेज को छुपाया जा रहा है, कौन से सबूत हैं जिन्हें मिटाने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव में पारदर्शिता ही नहीं होगी तो फिर चुनाव पर तो सवाल उठेंगे ही, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी ही नहीं करनी है तो फिर बूथ पर सीसीटीवी लगाने की जरूरत ही क्या है, मत लगाइए। वैसे सिर्फ बूथ के सीसीटीवी पर ही चुनाव आयोग बैकफुट पर नहीं दिख रहा है, बल्कि जो वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े हैं, जो 2 दिन तक भी पूरी तरह से नहीं आ पाते हैं, आखिरी समय में अचानक से आंकड़े बढ़ा दिए जाते हैं, उस पर भी सवाल उठते रहे हैं, और इस पर भी राजीव कुमार ने सफाई दी है। काउंटेड, जिन्होंने ये कहा कि इतनी वोटिंग पड़ी, इतना कम हो गया, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना कम, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैव आल्सो जॉइंड दिस कोरस। There is a case pending in the Honorable Supreme Court. We'll answer in detail there. But let them look inward and see if it is available anywhere in the world. Disclosure is our forte, and glean anywhere. General accusations मत लगाइए, कोई भी स्पेसिफिक एक्यूजेशन हो हमें बताइए, इस बूथ पर ये गड़बड़ी हुई, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये गड़बड़ी हुई, हम जवाब देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हम जवाब देंगे, पूरी इज्जत के साथ जवाब देंगे, पूरी विनम्रता के साथ जवाब देंगे। फिर से बिफोर कमिंग टू दिल्ली, इसको फिर से मैंने कुछ लिखा था, मैं अगर कह सकूं आज जाने से पहले। इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। फ्रेंड्स, इंडिया इज गोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ इलेक्शंस। ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशंस की। कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती, इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। ये साझी विरासत है। अगर हमने इलेक्शन करा के अच्छे लोकतंत्र में बीज बोया है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें खाद डाला है। ये सबकी साझी विरासत है, बहुत मेहनत से इसको बनाया है। कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो हम पूरी निष्ठा के साथ उसका जवाब देंगे, लेकिन झूठ के गुब्बारे प्लीज मत उड़ाइए। बिकॉज इससे क्या हो रहा है, लोगों में एक भ्रम फैल जाता है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। और प्लीज आस्क यंग वोटर्स अराउंड इन योर हाउस और नियर यू, वो भ्रमित होते हैं, कहते हैं क्या करना है वोट देके जाके। वी आर पुशिंग द यंगर लॉट टू, और दोज हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, टू आउटसाइड, टू डिस्करेजिंग देम फ्रॉम वोटिंग। Please, it is our joint duty to encourage them voting. Coming to Delhi now. Next. Delhi has 70 constituencies, 58 general and SC constituencies are 12. If I come to the voter profile, voters,
There are 1.55 crore voters as per the electoral rolls declared yesterday by the CO. 83.49 lakhs male and 71.74 female. Young voters are also 25.89. First time voters are 2.08 lakhs. This is what we are trying everywhere to get new voters. If we look at the PWD voters, there are 830 centenarian voters also. We have worked on transgender voters. We want them to please come and join us. There are 1.0985 plus voters. If I come to polling stations, there are 13,033 polling stations spread over 2,697 polling locations. Average is only 1191. ये भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वोटर्स को संख्या ज्यादा क्यों है. Average is 1191. Across the country, the number ceiling is 1500. There are some booths in Delhi which are 1500 and plus, which will have auxiliary booths. और इस बार अगर आपने मुंबई का जिक्र देखा होगा, अर्बन एरियाज की बात कर रहा हूं, तो बहुत फैसिलिटेशन बूथ्स में किया गया था. दिल्ली में भी वही तैयारी है. दिल्ली में भी बूथ्स को बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे. जब आप रोल से पोल की बात करते हैं और जब पोलिंग स्टेशन पे आएंगे तो आपका अनुभव, आपका एहसास सुखद रहे, इसकी हम पूरी प्रयास करेंगे. प्लीज कम टू वोट इन लार्जर नंबर्स. राजीव कुमार ने जो कुछ भी कहा है वो अपने आप ही सवालों में आ जाता है. सवाल ये हो रहे हैं कि जब आज गांव-गांव में फोन सेवा है, चुनाव आयोग 9:30 बजे से आंकड़े देना शुरू कर देता है, तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि उसके पास 9:30 बजे आंकड़े कहां से आ जाते हैं. और दूसरा, अगर शाम 7 बजे के बाद वोट प्रतिशत में कुछ बदलाव होगा भी तो ये तय संख्या 1% होनी चाहिए, ना कि 10%, जैसा कि महाराष्ट्र में देखने को मिला भी. जिस तरह से वोटिंग खत्म हुई उसके 24 घंटे बाद भी वोट प्रतिशत बदलता रहता है. ऐसे तो 30 साल पहले जब संचार के माध्यम बेहद सीमित थे तब भी नहीं बदलता था. फॉर्म 17C को जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने से इनकार किया था तो उस समय भी चुनाव आयोग ने इससे इनकार कर दिया था. यानी साफ है कि अगर चुनाव आयोग फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर बूथ के अनुसार अपलोड कर दे तो उस पर वोटिंग की हेराफेरी के आरोप लगना भी बंद हो जाएंगे. ऐसे में राजीव कुमार ने जो सफाई दी है उससे वो खुद ही अब सवालों में घिर गए हैं कि क्या दिल्ली में भी वोटिंग प्रतिशत 24 घंटे तक बढ़ता रहेगा. दिल्ली की तो पूरी आबादी ही शहरी है. यहां पोलिंग पार्टियां वोटिंग खत्म होने के 2 घंटे के अंदर ही वापस लौट आएंगी. तो क्या रात 10:30 बजे तक चुनाव आयोग दिल्ली में सही वोटिंग प्रतिशत जारी कर देगा या फिर खेला होगा. और अब इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार करना होगा नतीजे के दिन का, जो 8 फरवरी को आएंगे. और 8 फरवरी को नतीजे आने के बाद फिर कई सवाल खड़े होंगे चुनाव आयोग पर और उसके बाद फिर चुनाव आयोग सफाई देने की कोशिश करेगा, जैसा कि लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है. और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही थी कि चुनाव आयोग ने दिल्ली से ज्यादा बात महाराष्ट्र और हरियाणा की. तो इसको देखकर लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बैकफुट पर है और इसीलिए उसको आगे आकर खुद से सफाई देनी पड़ रही है. और वो सवालों के जवाब पहले से ही सोच कर आया था क्योंकि वो जानता था कि ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे. तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा. इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत. देखते रहिए डीवी लाइव. नमस्कार.